Dear students and viewers, I welcome you all on BioCarrier Cascade, a platform to share and transfer knowledge in the field of biology. Today I am going to discuss about physiological barriers and phagocytic barriers. So first we will discuss about physiological barriers. क्या है physiological barriers? कैसे ये आपको innate immunity provide करते हैं? First one is temperature, body temperature. So normal body temperature inhibits growth of some pathogen. However, fever response means high body temperature. Whenever there is an infection, your body has a fever response, means high body temperature, which inhibits growth of more pathogens. जो हाई टेम्परेचर होता है वो पैथोजेंस की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है और उनसे पैथोजेंस की या माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है. So body temperature is one of the physiological barrier which provides you the innate immunity. Then you have low pH. So acidic environment of the stomach contents kills most ingested microorganisms. Whenever you eat something and if this food material is having some infection, some microbe, then when this food will go in the stomach, then stomach environment is acidic in nature, contains several hydrolases enzymes which will kill or ingested the microorganisms. Then in physiological barrier, after temperature and low pH, then you have chemical mediators. Chemical mediators are also part of physiological barrier. Now, what are the chemical mediators? Means it includes several different proteins such as lysozyme. Lysozyme is present in almost all secretions of the body such as milk, saliva, tears and other secretions, body secretions. It cleaves bacterial cell wall. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको ये क्लीव करता है. कैसे क्लीव करता है ये अभी आगे आने वाली स्लाइड में हम बात करेंगे. अभी आप इतना याद रखें कि लाइसोजाइम इज वन ऑफ द केमिकल मीडिएटर विच क्लीव्स द बैक्टीरियल सेल वॉल और उससे क्या होती है बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाती है. देन यू हैव इंटरफेरॉन्स. Interferons induces antiviral state in uninfected cells. जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन होता है सेल्स के अंदर तो कुछ सेल्स बॉडी की इम्यून सिस्टम की ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शन के बाद में जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक टाइप की प्रोटीन सीक्रेट करती हैं. उसका नाम है इंटरफेरॉन. उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन. ये एक पूरी फैमिली ऑफ प्रोटीन है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे. अभी इतना याद रखें कि इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. सम सेल्स हैव दिस कैपेबिलिटी. कौन सी सेल्स है ये भी हम आगे बात करेंगे. तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करती है और ये इंटरफेरॉन जाके नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल्स पे बाइंड कर जाते हैं जिससे कि जो नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके अंदर एक एंटीवायरल स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है तो उनके अंदर वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है. देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम which will lead to the complement lysis of microbes और facilitates phagocytosis. एक और केमिकल मीडिएटर जो जिसमें आता है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. केमिकल मीडिएटर्स की कैटेगरी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व रहते हैं. इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से पाथवे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में. बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं इन्वेडिंग पैथोजेंस होते हैं उनकी लाइसिस की जाती है या उनकी फेगोसाइटोसिस कर दी जाती है, स्टिमुलेट कर दी जाती है, फैसिलिटेट कर दी जाती है फेगोसाइटोसिस. देन यू हैव टोल लाइक रिसेप्टर्स. ये टोल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल की सरफेस पे. दे रिकॉग्नाइज माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स. माइक्रोब्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स. देन जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं दे सिग्नल सेल टू सीक्रेट इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस. तो एक सिग्नल भेजते हैं उस सेल के अंदर कि आप जो है इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस बनाना शुरू कर दें, इन्फेक्शन बाहर है. यू कैन सी इन दिस एनिमेशन दिस इज अ सेल. These are the toll-like receptors present on the surface of this cell. Now this is the microbial cell. उसके जो ये सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स है उनको रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद में एक सिग्नलिंग कर दी इस सेल के अंदर और इस सेल ने एक्टिवेट हो गई और इसने साइटोकाइंस बनाना शुरू कर दिया. साइटोकाइंस क्या हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. ये इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं.
ये भी एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप अभी इतना याद रखें कि कुछ इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं जिनकी सरफेस पे टोल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई माइक्रोब उनके कांटेक्ट में आता है तो उससे बाइंड कर जाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूलर पैटर्न है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और एक सिग्नलिंग करते हैं जिससे कि ये सेल जो है इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस बनाना शुरू कर देती है और इम्यून सिस्टम के अंदर एक सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाता है कि इन्फेक्शन है, सो द इम्यून सिस्टम शुड बिकम एक्टिव। Then you have collectins. These are the proteins which are mannose binding lectins actually. These collectins, they have the capability to disrupt cell wall of the pathogen. So ये क्या करती हैं, पैथोजन की सेल वॉल से ये बाइंड करती हैं और उसको डिसरप्ट कर देती हैं। सो कलेक्टिन्स भी केमिकल मीडिएटर्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ तक सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को सब कुछ आई होप क्लियर होगा। नाउ आई विल मूव टू अनदर स्लाइड। So you can see here in this particular diagram, this is a bacterial cell. These are the molecules present on the surface of a bacterial cell, mainly carbohydrate chains. Then these carbohydrate chains are recognized by these lectin proteins. Lectins क्या होती हैं? शुगर बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर हैं जो बैक्टीरियल सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। स्पेसिफिक शुगर्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल सरफेस पे ही होते हैं। आगे बात करेंगे कि कौन से होते हैं। यहाँ पे आप ओवरव्यू देखें कि लेक्टिन इनसे बाइंड कर जाती है। नाउ यू कैन सी दिस बैक्टीरियल सेल इज टैग्ड बाय दीज लेक्टिन्स। नाउ दिस बैक्टीरियल सेल व्हिच इज टैग्ड बाय लेक्टिन विल बी अंडरगोन फेगोसाइटोसिस बाय द फेगोसिटिक सेल्स। तो ऐसी टैग्ड सेल्स को जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनकी फेगोसाइटोसिस कर दी जाती है फेगोसिटिक सेल्स के द्वारा, बिकॉज इन फेगोसिटिक सेल्स की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं लेक्टिन के लिए। सो एक तरीके से ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज दिस फेगोसाइटोसिस इज स्टिमुलेटेड बाय दिस लेक्टिन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। इसके लिए अभी आगे बात करेंगे फेगोसिटिक बैरियर में। और जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है ऑप्सोनाइजेशन में उसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन। तो इस लेक्टिन के पास ऑप्सोनिन एक्टिविटी है, इसीलिए ऑप्सोनाइजेशन इसने स्टिमुलेट कर दिया है। यू कैन सी दिस इज दैट कलेक्टिन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है कलेक्टिन प्रोटीन का। थोड़ा सा कलेक्टिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं एंड आई हैव सीन नेट, CSIR नेट, JRF के अंदर, गेट के अंदर या कई बार नीट के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं और आए भी हैं। कलेक्टिन्स क्या है? कलेक्टिन्स, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर कोलेजन कंटेनिंग सी टाइप लेक्टिन्स। ये कोलेजन कंटेनिंग सी टाइप लेक्टिन्स की कैटेगरी में आती हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम एंड फाउंड इन एनिमल्स। ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो लेक्टिन प्रोटीन एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है जो कि प्लांट के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, सभी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हैं ये लेक्टिन्स हैं और ये कोलेजन कंटेनिंग सी टाइप लेक्टिन्स हैं। ये कैल्शियम डिपेंडेंट डिफेंस लेक्टिन्स होती हैं। ये याद रखिएगा कि दे आर कैल्शियम डिपेंडेंट डिफेंस लेक्टिन। कई बार पूछ लेते हैं कि जो नीचे दी गई है इनमें से कौन सी लेक्टिन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट है, तो कलेक्टिन अगर नाम है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। दीज कलेक्टिन्स आर सॉल्युबल पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, मतलब ये सॉल्युबल इन नेचर होते हैं और इनको हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का भी नाम दे सकते हैं, दिया गया है PRRS। मतलब ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ये पैटर्न को। तो पैटर्न किसका? बैक्टीरियल सेल के जो सरफेस पे पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया PRRS, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। These collectins bind to oligosaccharide structures or lipids that are on the surface of microorganisms. So microorganism की सरफेस पे जो यूनिक ओलिगोसैकेराइड मॉइटीज होती हैं या लिपिड्स होते हैं उनको ये बाइंड करती है। दे बाइंड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो ऐसे जो ओलिगोसैकेराइड्स या लिपिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं जो केवल पैथोजन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पैटर्न्स को ये कलेक्टिन्स जो है रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उनसे बाइंड कर जाती है। They also bind with the danger associated molecular pattern. They are also present on the surface of these microbes. तो होता क्या है बाइंड करने से? The binding of collectins to microbes may trigger elimination of microorganism. मतलब जब
इस तरीके से ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपने, ये एक पैम्स है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ये इस लेक्टिन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब इसका क्या हुआ, किलिंग हो गई इस माइक्रोब की। कैसे हो सकती है? इट कैन बी, एलिमिनेशन कैन बी बाय एग्रीगेशन ऑफ द माइक्रोब और बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और बाय ऑप्सोनाइजेशन, जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाए गए ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू एलिमिनेशन हो रहा है, और बाय एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस, तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस भी एक्टिवेट होके इसका एलिमिनेशन हो रहा है, और इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो किसी भी तरीके से माइक्रोब का एलिमिनेशन हो सकता है। ये डिफरेंट वेज हैं जैसे माइक्रोब एलिमिनेट हो जाएगा। सो दीज बाइंडिंग ऑफ कलेक्टिन्स टू माइक्रोब्स may trigger the elimination of the microorganisms by various ways। अभी हमने एक स्लाइड पहले लाइसोजाइम की बात करी थी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइसोजाइम क्या है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे ये आपको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। सो अगेन यू कैन सी दिस इज द एक्से क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोजाइम, और ये कॉम्प्लेक्स है एक ट्राई शुगर के साथ में। यहाँ पे देख रहे हैं 3 शुगर मॉलिक्यूल्स का एक लाइगेंड है जो कि इसके साथ में बाउंड है, एक्से क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर। नाउ लाइसोजाइम, इसका दूसरा नाम म्यूरामिडेज भी है, एन एसिटाइल म्यूरामाइड ग्लाइकन हाइड्रोलेज, मतलब एक ग्लाइकन चेन को हाइड्रोलाइज करता है, इसीलिए से ग्लाइकन हाइड्रोलेज भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल रोल है, एंटी माइक्रोबियल इन नेचर होता है, पार्ट ऑफ आवर इन्नेट इम्यून सिस्टम। दिस लाइसोजाइम इज अ पार्ट ऑफ आवर इन्नेट इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। इज अ ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, इसीलिए ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज भी इसको कहते हैं। तो ये तो इसके बारे में हो गया। देन करता क्या है, व्हाट दिस एंजाइम डू एक्चुअली, इट कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,4 बीटा लिंकेजेस। जो बीटा 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर, इन बिटवीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नेम एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैग। जो नेम और नैग के बीच में जो ये नेम है, ये नैग है, इनके बीच में जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसको ये लाइसोजाइम ब्रेक कर देता है। तो इससे क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो कि इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नैग और नेम जुड़े रहते हैं, ये ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ब्रेक हो जाती है। सो दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है। दिस हाइड्रोलिसिस इन टर्न कॉम्प्रोमाइजेस द इंटीग्रिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है, माइक्रोब की जो ओवरऑल इंटीग्रिटी होती है सेल वॉल की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की सेल लाइसिस हो जाती है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की बात करी है, तो एक जल्दी से क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड ऑफ द दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, the bacterial cells are divided into 2 categories, gram positive bacteria and gram negative bacteria. यूजुअली जब ये क्वेश्चन मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई होता है, सर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज प्रेजेंट, व्हाइल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज एब्सेंट, जो कि ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, there is a thick peptidoglycan layer. You can see from here to here there is a thick peptidoglycan layer. Whereas in gram-negative bacteria, peptidoglycan layer is present, but it is very thin as compared to the gram-positive bacteria. Okay? इसी थिकनेस के बेसिस पे एक प्रोसीजर बनाया गया ग्राम स्टेनिंग, जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो यू कैन सी स्ट्रक्चरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यू कैन सी दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑन द आउटसाइड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और इसके अंदर ये लिपोटिकोइक एसिड भी यूनिकली प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। व्हाइल इन gram negative bacteria there is a plasma membrane, then there is a thin peptidoglycan layer, there are spaces between this, and then you have outer lipid membrane, एक और outer membrane होती है
और यहाँ पे लिपोपॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। सो ये क्विक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब अगर लाइसोजाइम इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक कर देगा, इनके नेम और नेक के बीच में जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा, तो क्या हुआ, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाएगी। सो you can see that this catalyzes, this enzyme lysozyme catalyzes the beta 1,4 linkage present in the पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो यहाँ पे आप देखें ये नेम, ये नेग, ये नेम, ये नेग, तो ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको ये लाइसोजाइम ब्रेक कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। इस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाती है। कैसे ब्रेक करता है इस बॉन्ड को, कैसे हाइड्रोलाइज करता है, इसको इधर डायग्राम में देख लेते हैं। शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजाइम रिएक्शन and hydrolysis of beta 1,4 glycosidic bond present between NAG and NAM. So ये एक NAM है, ये NAG है. You can see this lysozyme contains these two conserved amino acid in its catalytic site. This is glutamic acid and this is aspartic acid. Glutamic acid ने क्या किया? You can see like now I will describe this. You can see this is the bond, glycosidic bond. Now glutamic acid deprotonate हुआ, this proton will be received by this bond and this bond will be broken. Now you can see in presence of water this hydrolysis will takes place और इस water से एक proton again glutamic acid जो glutamate हो गया था उसको receive कर लेगा and then again it will become glutamic acid. Now this bond is already broken and that's how this peptidoglycan layer will be broken down. So I hope this is clear to everyone, all the students. Now next हमने बात करी, एक वर्ड यूज किया, टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स की सरफेस पे। मैंने डायग्राम आपको पीछे भी दिखाया था। ये एक सेल है जिसकी सरफेस पे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं। ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, सेल सिग्नलिंग करता है और सेल जो है ये इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस बनाना शुरू कर देती है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट कर देती है। क्या है टोल लाइक रिसेप्टर्स, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहाँ पे ये टोल लाइक रिसेप्टर जो है ये बाउंड फॉर्म में है डीएनए के साथ में। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रायोइयम ड्राइव्ड, यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर का डायग्राम दिया हुआ है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं होते क्या है टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स, और बुक्स में लिखा रहता है TLRS, दे आर द प्रोटीन्स दैट प्ले अ की रोल इन इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम में एक की रोल प्ले करते हैं। These TLRS are single pass membrane और trans membrane spanning receptors. ये trans membrane spanning receptors होते हैं। They mainly expressed on the surface of macrophage and dendritic cells. Macrophage और dendritic cells जो होती है उनकी surface पे ये mainly expressed होते हैं। They recognizes structurally conserved molecules. जो structurally conserved molecules होते हैं उनको ये recognize करते हैं। क्या क्या molecules? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, सीपीजी डीएनए पैथोजन के। सो पैथोजन के जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, सीपीजी डीएनए, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैथोजन एसोसिएटेड पैटर्न्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि माइक्रोब से ड्राइव्ड किए गए हैं और सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस बनाने के लिए। व्हेन अ माइक्रोब ब्रीच द फिजिकल बैरियर, अगर कोई माइक्रो फिजिकल बैरियर को ब्रीच करके सच एज स्किन या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट म्यूकोसा को ब्रीच करके आगे आता है, देन दीज रिसेप्टर्स TLRS दे रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर पैथोजन विच एक्टिवेट इम्यून सेल रेस्पॉन्सेज, सिग्नलिंग कर देते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। दैट्स हाउ दिस TLRS वर्क्स। ये भी एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, करीब 10 TLR हैं। इसके बारे में हम अलग से एक PPT या प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा वीडियो, उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका नाम टोल लाइक रिसेप्टर्स क्यों दिया गया है? बिकॉज सिमिलरिटी विद प्रोटीन कोड बाय टोल जीन। ड्रोसोफिला के अंदर एक टोल जीन होती है, उससे एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है टोल प्रोटीन, उसके साथ में इसकी सिमिलरिटी है, इसीलिए इसका नाम दे दिया टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स, तो ऐसे इसका नाम ड्राइव किया गया है। एक और डायग्राम है टोल लाइक रिसेप्टर्स के लिए, बड़ा बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट
थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये इधर राइट हैंड साइड पे मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अ डायग्राम ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर। एक्चुअली दिस इज क्रायो-EM ड्राइव्ड स्ट्रक्चर। ये एक सेल के बारे में बताया गया। ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। देन दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल एंड दिस साइड इज द इंट्रासेलुलर एंड दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो नाउ दिस इज द रिसेप्टर which contains one extracellular domain। ये extracellular domain है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। extracellular which is leucine rich होता है ये रिसेप्टर, याद रखिएगा leucine rich होता है ये डोमेन, extracellular domain। then this is the transmembrane region or you can say membrane spanning region, or inside the cell intracellular this is cytoplasmic domain of this TLR। तो एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, एक इंट्रासेलुलर डोमेन है जो कि हाईली कंजर्व्ड होता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है। तो ये यहाँ पे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को एक्स्ट्रासेलुलर रिकॉग्नाइज करता है एंड देन इट ट्रांसफर द सिग्नल टू द सेल। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट हम ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। इसकी जो प्रोसेस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आगे जाने से पहले ये हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। TLR, TLR स्टैंड्स फॉर टोल लाइक रिसेप्टर, ये हम बात कर चुके हैं। BLP बैक्टीरियल लाइपोप्रोटीन जो कि बैक्टीरिया की सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देन यू हैव LAM लिपोरैबिनोमैन। देन यू हैव LPS लिपोपॉलीसैकेराइड। देन यू हैव LBP LPS binding protein। then you have LTA lipotecoic acid। then you have PGN peptidoglycan। so ये सारे के सारे क्या हैं? ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो कि पैथोजेंस की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, इसकी सरफेस पे ये BLP LTA LPS दिखाया गया है। यहाँ पे भी एक बैक्टीरियल सेल है, उसके यहाँ पे ये DNA CPG जो बैक्टीरियल DNA उसके अंदर का ये दिखाया गया है। देन यू हैव LAM PGN पेप्टिडोग्लाइकन। ये सारे ये दिखाए गए हैं PAMs पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और ये एक फेगोसिटिक और यू कैन से मैक्रोफेज सेल या डेंड्रिटिक सेल है जिसकी सरफेस पे वेरियस रिसेप्टर्स दिखाए गए। सो इसमें कुछ TLR रिसेप्टर्स हैं, उसके अलावा कुछ यहाँ पे TREM1 और IL इंटरल्यूकिन रिसेप्टर भी दिखाया गया है जो कि एक्चुअली में टोल लाइक रिसेप्टर नहीं है बट स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, यहाँ पे इसलिए शो किया गया है। अभी होता क्या है कि ये जो सेल हैं जिसकी सरफेस पे ये TLRs दिखाए गए हैं जो कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इन मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो होते हैं पैथोजन की सरफेस पे इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है NF4B, इसको एक्टिवेट कर देते हैं इस साइटोप्लाज्मिक डोमेन के थ्रू और सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट सिग्नलिंग विल रीच टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस में जब जाती है तो ये सेल जो है ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देती है जो कि साइटोकाइंस बनाने लगते हैं, और ये साइटोकाइंस सीक्रेट होके जाते हैं बाहर सिस्टम में और अदर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या किया, ये TLRs एक्टिवेट हुए जब इन्होंने PAMs को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद में इन्होंने सिग्नलिंग करी और सिग्नलिंग करके सेल को एक्टिवेट कर दिया, और एक्टिवेट कर दिया तो सेल ने साइटोकाइंस बनाना शुरू कर दिया, और साइटोकाइंस विल बी सीक्रेटेड आउट ऑफ दिस सेल इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। यहाँ पे ये दिखाया गया है कैसे ये DNA CPG है, उसके लिए क्या रिसेप्टर है, देन हाउ इट विल अल्टीमेटली एक्टिवेट दिस अगेन NF4B ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, देन अल्टीमेटली सिग्नलिंग विल गो टू द न्यूक्लियस। सो अभी के लिए इसमें इतना ही समझ लें, इसकी पूरी सिग्नलिंग पाथवे को आगे हम डिस्कस करेंगे। देन आई वुड जस्ट लाइक टू शो सम प्रोटीन्स विच आर वेरी एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यूनिटी। कुछ प्रोटीन्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट वन इज लाइसोजाइम, काफी डिटेल में हमने बात कर ली। एंटी माइक्रोबियल इन नेचर होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक कर देता है बिकॉज इट हाइड्रोलाइजेज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन NAM एंड NAC। देन यू हैव अ लैक्टोफेरिन प्रोटीन, अभी मैंने नाम लिया था लैक्टोफेरिन, ये भी मिल्क, स्लाइवा, टीयर्स, ब्लड सभी जगह प्रेजेंट होती है। ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है। ये जितने भी मैं स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ ये सब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स के। तो ये प्रोटीन क्या होती है, आयरन सीक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन होती है।
सो बहुत से पैथोजन ऐसे होते हैं जिनको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए. सो व्हाट दिस प्रोटीन डू इज दिस प्रोटीन सीक्वेस्टर ऑल द आयरन फ्रॉम द एनवायरमेंट वेयर पैथोजन इज देयर. तो जिससे क्या होती है, पैथोजन को आयरन नहीं मिलता है और पैथोजन की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है. देन यू हैव दिस another enzyme called as lactoperoxidase. This is also present in milk, saliva, tears, airways, intestine. So this enzyme produces superoxides, free radicals, which ultimately go and reduces the disulfide bonds present in the cell wall of the bacteria, and ultimately cell lysis will take place. Then you have collectins. इसके बारे में हमने बात करी थी. These are the mannose binding lectins. ये किस तरीके से ये काम करती हैं इसके बारे में भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. देन यू हैव इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे. इनके एक्टिव फ्रैक्शन को हम एंटीबॉडी कहते हैं. इसको हम आगे पढ़ेंगे. दे आर द मेन कंपोनेंट विच आर प्रोड्यूस्ड, और यू कैन से द इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. देन यू हैव PGRP, पेप्टिडोग्लाइकन रिकॉग्निशन प्रोटीन. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड एंड मिल्क सिक्रीशन, and this also recognizes the peptidoglycan, which is a pathogen associated molecular pattern and ultimately leads to the lysis or the killing of the pathogen. Now after chemical mediators, now we have next category of barriers called as phagocytic barriers. ये बहुत सिंपल है. इसके अंदर ये जो बैरियर है phagocytic barrier, इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनके पास phagocytic एक्टिविटी होती है, और ये बाहर एनवायरनमेंट में से फैगोसाइटोसिस करके जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं या पैथोजेंस होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देती हैं और उनको डाइजेस्ट करके रिमूव कर देती हैं रेजिडुअल बॉडीज को. कैसे ये करती हैं, क्या प्रोसेस है, इसको हम समझ लेते हैं. सेल कोई भी हो सकती है, प्रोसेस सेम रहेगा. ओके, नाउ यू विल सी दिस सेल विच इज अंडरगोइंग फैगोसाइटोसिस ऑफ दिस पैथोजन. सो पहले देखते हैं, ये माइक्रोब है. ये फैगोसिटिक सेल की सरफेस पे अडेयर होता है. देन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोड्स ये सेल जो है इसको एनगल्फ कर लेती है और एक फैगोसिटिक वेसिकल बना देती है, जिसको हम नाम देते हैं फैगोसोम. ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, फैगोसोम क्या होता है. सो फैगोसोम इज अ फैगोसिटिक वेसिकल कंटेनिंग एंटीजन. तो यहाँ पे एंटीजन है इस वेसिकल के अंदर. अब ये जो सेल है फैगोसिटिक सेल, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम. लाइसोसोम आप सभी जानते हैं, दीज आर द सुसाइडल बैग्स, इसको नाम से जाना जाता है. इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वेरियस एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं कंटेंट वो हम आगे बात करेंगे. लेकिन अभी क्या होता है कि ये फैगोसोम के साथ में ये लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं थर्ड स्टेप में, और स्ट्रक्चर बनता है फैगोलाइसोसोम. तो जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो सब फैगोलाइसोसोम में रिलीज हो जाते हैं. नाउ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दे विल स्टार्ट डिग्रेडिंग दिस बैक्टीरियल सेल. इसके अंदर मेनली लाइसोजाइम भी होता है एंजाइम्स के साथ में. So you can see in the next step, the residual bodies are formed. So microbe infused vesicle is killed and digested by the lysosomal enzymes within the phagolysosome, leaving the residual bodies. Now ये residual bodies जो है exocytosis के थ्रू बाहर excrete out कर दी जाती है. Now you can see जब ये जो बाहर residual bodies निकल रही है, इसमें CpG DNA भी होगा. Then this will also contain peptidoglycan, small fragments. So pathogen associated patterns भी होंगे. These patterns will be again recognized by toll-like receptors, और फिर वो again immunostimulatory signals प्रोवाइड करेंगे इम्यून सिस्टम को. तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है फैगोसिटिक बैरियर का. इस एनिमेशन में वेरी क्लियरली इट हैज बीन शोन दैट यू कैन सी व्हेन द pathogen is in the touch or adhere with the phagocytic cell, with the help of pseudopodia, the pathogen will be engulfed and then phagosome will be formed, lysosome will fuse with this, phagolysosome will form, then enzymes will digest the pathogen and residual bodies will be removed. कुछ फैगोसिटिक सेल्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, मैक्रोफेज सेल, बी सेल, डेंड्रिटिक सेल. इसके अलावा और भी सेल्स होती हैं, इनको हम जब सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे. तो एक जो फैगोसिटिक बैरियर उसका पहला काम है पैथोजेंस को इंजेस्ट करना, उनको डाइजेस्ट करना, किल करना, और इस तरीके से आपको एक इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. एक और फंक्शन होता है दैट इज ऑप्सोनाइजेशन. फैगोसिटिक सेल्स ऑप्सोनाइजेशन भी करती हैं, जो फैगोसाइटोसिस का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसका एनहांसमेंट. सो एनहांसमेंट इन फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन. ये एग्जाम में काफी आता है, प्लीज इसको आप याद रखें एज इट इज डेफिनेशन को. एनहांसमेंट इन द फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन. सो जो भी कोई फैगोसिटिक सेल्स होती है, नॉर्मल फैगोसाइटोसिस तो करती है, उसकी सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, और
you can see here the pathogen is first bound to the antibody, then this cell contains the Fc receptors present on the surface. The Fc portion of the antibody will be recognized by the phagocytic cell, and then phagocytosis will be done, and rest of the process will remain as of phagocytosis. This is just an aid. You can see this FCR present on this phagocytic cell. Antibody has recognized this bacterial cell. Fc portion is now bound with the cell, and then the phagocytosis process is enhanced. That's how the process is very done with the very rapid pace. There is another benefit of this phagocytic barrier. इसमें क्या होता है, जो phagocytic cells होती है उनके पास कैपेबिलिटी होती है engulf करने की एंटीजन को सीडोपोडिया के थ्रू, देन दे विल डाइजेस्ट इट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और जब डाइजेस्ट करती हैं तो उसके साथ में स्मॉल एंटीजेनिक पेप्टाइड्स क्रिएट हो जाती हैं. सो दीज phagocytic cells, not all but there are category of cells which can express MHC2. So MHC2 से इन एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को पिक करके अपनी सरफेस पे रिप्रेजेंट करती हैं, और इस तरीके से ये सेलुलर इम्यूनिटी को, या यू कैन से एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर. यू कैन से ये वायरस है, वायरस को पिक कर लिया इस phagocytic सेल ने रिसेप्टर के थ्रू, डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंटीजेनिक फ्रेगमेंट later on will be picked by the MHC2 molecules of this cell. You can say these epitopes are produced appropriate size. This will be picked by these MHC2 molecules produced by this phagocytic cell. Now these MHC will represent this antigenic peptide of that pathogen on its surface, and this will invite T helper cells to come and bind here and stimulate the adaptive, or you can say the cellular immunity. उसको हम आगे बात करेंगे adaptive immunity में. So कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो इस रिप्रेजेंटेशन को क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के रिप्रेजेंटेशन को कर सकती हैं? मैक्रोफेज सेल्स हैं, बी सेल्स हैं एंड डेंड्रिटिक सेल्स हैं. केवल यही 3 सेल्स हैं जो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन एंटीजेनिक पेप्टाइड्स का कर सकती हैं क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से. इसके अलावा कोई और सेल ये काम नहीं कर सकती, और इन सेल्स को, तीनों सेल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. क्यों यही 3 सेल कर सकती हैं? क्योंकि इन्हीं 3 सेल के जीनोम के अंदर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बनाने की जीन प्रेजेंट होती है. जो सेल्स क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बना सकती हैं, केवल वही इस तरीके के एंटीजन्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके. इसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन एंड एंडोजीनस एंटीजन. सो अभी के लिए आप याद रखें कि एपीसी सेल्स कौन कौन सी होती हैं? मैक्रोफेज, बी सेल एंड डेंड्रिटिक सेल्स. और इन मैक्रोफेज सेल्स के पास में क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स बनाने की जीन होती है. That's why they can represent the antigen on its surface through class 2 MHC molecule. So phagocytic barrier का एक और ये फंक्शन है जो हमने पढ़ा कि presentation of antigen by phagocytic cells mainly by APC, only APC. अब जब हमने इनके नाम लिए तो we should look into the cells also कि कैसी होती हैं cells. इसके बारे में cells of the immune system बात करेंगे, but quick I will just, this is the diagram of macrophage cell. You can see the main thing is that it contains large number of pseudopodia. Pseudopodia बहुत सारे होते हैं, bigger in size होते हैं. Then you can see lysosomes are there in this cell. So ये 2 important point हैं. Then ये इस तरीके से डायग्राम बना रहता है बुक्स के अंदर. So you can see large nucleus, large number of pseudopodia on its surface, lysosomes are there. These macrophage cells, they are the matured version of monocytes. ये भी हम आगे पढ़ेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में. अभी के लिए आप इतना याद रखें, ये मैक्रोफेज सेल्स हैं, फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा फेगोसिटिक एक्टिविटी इनके पास होती है, और ये एपीसी की कैटेगरी में आते हैं. देन यू हैव बी सेल्स. ये नाम सभी आपने सुना होगा, बी लिम्फोसाइट. ये एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया, इसकी सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं. बुक्स के अंदर इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा. इसकी जो यूनिक बात है वो ये है कि दीज बी सेल्स दे कंटेन special type of unique cell surface receptor on its surface called as BCR, B cell receptor. ये unique cell surface receptor present on the B cell is BCR. BCR actually एक membrane bound antibody molecule होता है जो कि antigen से bind करता है. So membrane bound antibody molecule is present on the surface of the B cell as a unique cell surface receptor called as BCR. ये कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी टाइप की प्रेजेंट होती है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी जब पढ़ेंगे. देन थर्ड कैटेगरी इज डेंड्रिटिक सेल्स. सो दीज ऑल 3 सेल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एपीसी. सो आई होप आपको ये सारे बैरियर्स क्लियर हो गए हों.
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंफ्लामेटरी बैरियर्स के बारे में बात करूंगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। See you again with new topic in my next video. Thank you very much.